राष्ट्रीय जनता दल की ओर से मैं मांग करता हूं कि जो दो अलग अलग समय पर उन्हें मोबाइल कॉल करके धमकी दी गई, भद्दी गालियां दी गई, जान से मारने की धमकी दी गई, इस पर अविलंब आवश्यक कार्रवाई की जाए। अब धमकी वाले कॉल कौन दे रहे हैं सो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आलोक मेहता जी पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि सवर्णों को उन्होंने गाली दिया है। उनका इशारा था कि हमने जो जोगी आदित्यनाथ हैं उनके बारे में हमने कहा कि वो महंत हैं, उनको मंदिर में घंटी बजानी चाहिए, तो वो सत्ता पर काबिज हैं। अब इसके बाद भी अगर कोई लोग एब्यूज करे तब ये कहा जा सकता है कि आदतन लोग गाली दे रहे हैं। आरएसएस के भी जो बड़े सो कॉल्ड लीडर हैं वो लोग भी अंग्रेजों के साथी थे, वो देश की आज़ादी में उनका कोई योगदान नहीं था। ये बिल्कुल आरोप वो लोग लगा रहे हैं जो समाज को बांटना चाहते हैं, जो समाज को पिछड़े और अगले में बांटना चाहते हैं, जो समाज को हिंदू और मुस्लिम में बांटना चाहते हैं। ये वो ये बात कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। कल जब आलोक मेहता ने बयान जारी किया, आलोक मेहता यानी भूमि सुधार मंत्री, उन्होंने जब बयान जारी किया तो उसके बाद कई दलों के लोग जो है वो अपने अपने तरफ से टिप्पणियां करना प्रारंभ कर दिए। टिप्पणियों के बीच में ही कई बातें सामने आने लगी और इन बातों के बाद जो स्थिति बनी उसके बाद आलोक मेहता को एक धमकी भरे कॉल आने लगे। आलोक मेहता जो भूमि सुधार मंत्री हैं आरजेडी कोटे से, और उनको एक जो नंबर है वो दर्शाया गया है कि एक 94 के नंबर से धमकी भरे कॉल आने लगे। और इस कॉल के बाद लगातार जो है वो बातें होती रही, कई तरह की बातें हुई कॉल के दौरान, और भद्दे तरह से जो है वो बिहेवियर भी होना शुरू हो गया उनके साथ। अब क्या था कि वो कॉल को ब्लॉक कर दिया गया, यानी आलोक मेहता जी के द्वारा उस कॉल को, उस नंबर को ब्लॉक कर दिया गया। कुछ देर के बाद दूसरे नंबर से एक कॉल आता है और उसके बाद फिर से वही कहानी शुरू कर दी जाती है। उसके बाद तरह तरह के जो हैं वो कयास लगाए जाते हैं कि ये कहाँ से हो सकता है, कैसे, कौन कर रहा है, इसकी जांच होने लगती है। और तब सचिवालय थाना जो है वहाँ पर इस नंबर के बनिस्पत एफआईआर की जाती है, कंप्लेन की जाती है। चलिए इस बनिस्पत हम बात जब हमारी होती है आरजेडी के अंदर, तो आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं एजाज अहमद साहब, वो क्या कह रहे हैं, किस तरह से वो बयान दे रहे हैं इस बनिस्पत, वो जरा आप सुन लीजिए। दिनांक 23 जनवरी 2023 को बिहार सरकार के मंत्री और बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के प्रधान महासचिव आलोक कुमार मेहता जी को जान से मारने की धमकी दी गई। उन्हें मोबाइल पर भद्दी गालियां दी गई, आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया। इस संबंध में उन्होंने सचिवालय थाने में मामला दर्ज करा दिया है और अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा आवश्यक कार्रवाई की भी मांग की है। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से मैं मांग करता हूं कि जो दो अलग अलग समय पर उन्हें मोबाइल कॉल करके धमकी दी गई, भद्दी गालियां दी गई, जान से मारने की धमकी दी गई, इस पर अविलंब आवश्यक कार्रवाई की जाए और साथ ही साथ उनकी सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर किया जाए, कारगर किया जाए, क्योंकि ये मामला काफ़ी गंभीर है। तो जिस तरह से आपने देखा कि ये जो बयान है इनका, वो ये कहा जा रहा है कि कई इस मुद्दे को उठाने पर जिस तरह के लोग जो बयान दे रहे हैं, जो धमकी भरे कॉल कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। हालांकि सरकार इनकी है और अगर इस तरह से जो मसला सामने आ रहा है तो सरकार इस पर एक्शन लेने में असमर्थता क्यों जाहिर कर रही है। एजाज अहमद ने स्पष्ट किया है कि ये कॉल जो है इसको तुरंत सचिवालय थाने में जो है उसको भेजा गया है और उसके बाद इस पर कार्रवाई करने की कवायद शुरू हो गई। इसी बनिस्पत जब हम बृषण पटेल जी से बात किए तो उन्होंने क्या कुछ कहा है वो जरा सुनिए। अब धमकी वाले कॉल कौन दे रहे हैं सो मैं नहीं जानता हूँ,
लेकिन आलोक मेहता जी पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि सवर्णों को उन्होंने गाली दिया, जबकि आलोक मेहता जी ने मीडिया में खुद कहा है कि मैंने सवर्णों को गाली नहीं दिया। उनका इशारा था कि हमने जो योगी आदित्यनाथ हैं उनके बारे में हमने कहा कि वो महंत हैं, उनको मंदिर में घंटी बजानी चाहिए, तो वो सत्ता पर काबिज हैं। अब इसके बाद भी अगर कोई लोग एब्यूज़ करे तब ये कहा जा सकता है कि आदतन लोग गाली दे रहे हैं इसलिए कि वो पिछड़े हैं और वो उन्होंने एक महंत के बारे में, एक मुख्यमंत्री के बारे में कुछ टिप्पणी की। इसे मैं उचित नहीं समझता हूँ ना। जिस समय आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो बहुत सारे राजे रजवाड़े अंग्रेजों के साथ थे और आरएसएस के भी जो बड़े सो कॉल्ड लीडर हैं वो लोग भी अंग्रेजों के साथी थे। वो देश की आज़ादी में उनका कोई योगदान नहीं था। तो जो आरएसएस के लोग हैं जिन्होंने देश की आज़ादी में अंग्रेजों का साथ दिया, उनके बारे में आलोक जी कहे होंगे। ये दुनिया जानती है, हम लोग का इलाका है, हम लोग तो मुजफ्फरपुर से आते हैं और सवर्ण में ये जोगिंद्र शुक्ल जी हैं, बैकुंठ शुक्ल जी हैं, इनका आज़ादी के प्रति जो इनका समर्पण और इनकी जो कुर्बानी है उसे कोई भूल नहीं सकता है। पर उन्होंने ये भी कहा कि 2% लोग जो है वो मुख्यमंत्री नहीं बना सकते। नहीं देखिए ना, ये क्या कहा नहीं कहा आप लोग समझते रहिए, लेकिन ये 100 पिछड़ा पावे 100 में 60, ये कोई आलोक जी का वर्षन है क्या? ये बहुत पुरानी बात है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हो, जगदेव बाबू हो, इन लोगों ने इस पर, और बहुत पहले से ये गरीबों के बारे में लोग बोलते रहे हैं। और हम लोग जिस दल से हैं, आलोक मेहता हैं, हम लोग हैं, तो हम लोग तो सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता वाले ही दल में हैं और सबसे बड़ी जवाबदेही भी इसी दल की भी है। इसलिए अगर कोई कुछ बोल देता हो तो ऐसा नहीं है कि हम लोग सवर्णों के खिलाफ बोल रहे हैं। ये बिल्कुल आरोप वो लोग लगा रहे हैं जो समाज को बांटना चाहते हैं, जो समाज को पिछड़े और अगले में बांटना चाहते हैं, जो समाज को हिंदू और मुस्लिम में बांटना चाहते हैं। ये वो ये बात कर रहे हैं। हम लोग समाज को बांटना नहीं चाहते हैं। हम लोग गांधी के आइडियोलॉजी को मानते हैं कि ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस मुल्क के जितने लोग हैं वो सब भाई हैं, सबका आपस में संबंध है और सब एक हैं। और जब तक ये सब एक रहेंगे इस मुल्क का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। इसलिए वैसे लोग जो जानबूझ के समाज में विभेद पैदा कर रहे हैं, ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान के लोग सब समझते हैं। तो सुना आपने कि बृषण पटेल जी क्या कुछ कह रहे हैं। कॉल करने वाले जो है वो आदतन कॉल कर रहे हैं। बातों बातों में फिर से वो वही कहानी दोहराने लगे जो 2-3 दिन पहले बातचीत हो चुकी थी, यानी 10% और 2% वाली बात जो है वो दोहराते गए। और इस पर उन्होंने सफाई देना शुरू कर दिया कि किस तरह से वो बयान जो है वो दिया गया है, किस मकसद से दिया गया है। लेकिन खैर, ये जो मसले सामने आ रहे हैं और आरजेडी के जो मंत्री हैं लगातार बयान देते आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर, पार्टी के अंदर जो है वो मैनेजमेंट जो है वो हिलने के कगार पर है। और देखा जा सकता है कि क्या कुछ जो है बिना बताए, बिना सोचे, बिना समझे इस तरह से बयान जो बाहर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी बात स्पष्ट होती है कि लोग अपने ढंग से ही सब कुछ आधार बना चुके हैं। खैर, अब इस पे जो बड़े कार्यकारी लोग हैं वो क्या करते हैं, दलगत स्थिति क्या बनती है, ये हमें देखने के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। हो सकता है कुछ और भी माहौल इसके पीछे तैयार हो रहा होगा। चलिए, हम इंतज़ार कर रहे हैं उस पूरे माहौल को समझने के लिए, देखने के लिए, और हम आपको भी बहुत जल्द इससे रूबरू कराएंगे। आप बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।